हेलो, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज हम चैप्टर 11 के अंदर अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उसको लेकर मैं वीडियो बना रही हूँ, जिसके अंदर स्पेशली जो चैप्टर 18 है और जिसके अंदर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स लेंगे। बट इस वीडियो के अंदर मैं ट्रेडिंग अकाउंट और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है वो लेने वाली हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। चलिए बेटा, सबसे पहले तो हम लोग मीनिंग समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इसको बोला जाता है फाइनल अकाउंट, बट ये कौन सी उसके लिए होते हैं, दैट इज़ फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। तो जिसके अंदर हम बनाते क्या है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट कब बनाई जाती हैं, साल के एंड में, और ये डिटर्मिन क्या करती हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, राइट। परफॉर्मेंस का मतलब है कि कंपनी को या सोल प्रोप्राइटरशिप को ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट अर्न हुआ है या लॉस इंकर हुआ है इन द अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर उसको प्रॉफिट मिला है या लॉस मिला है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। साथ में ये भी फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन जो फर्म है या सोल प्रोप्राइटरशिप है वो कैसी है, दैट मीन्स असेट उसकी कितनी है, लायबिलिटीज किस तरह की चल रही हैं, तो उसके बारे में ये पता करने के लिए ये स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। तो आपके सिलेबस के अंदर, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप है, +2 के अंदर जाके इसका भी लिंक होता है, तो इसलिए इस चैप्टर को आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये बेस बन जाता है उस +2 के अंदर अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट लेसन आता है। अगर ये नहीं आया तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए इसको ध्यान से समझिए। तो जिसके अंदर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या फाइनल अकाउंट्स हैं वो दो तरह की बनाई जाती हैं, जिसके अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इसको बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट। और उसके अंदर जो है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, दैट इज़ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिलता है। तो ये ध्यान रखिए। अभी मैं सारा फॉर्मेट वगैरह आपको इस वीडियो के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में ही बताने जा रही हूँ। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी कैटेगरी की होती हैं। और उसके बाद जो बी, दैट मीन्स नेक्स्ट आपकी आती है बैलेंस शीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल स्टेटमेंट, जिसके अंदर क्या बताया जाता है, असेट, लायबिलिटीज एंड देन कैपिटल। अभी ये आपके सामने अगर देख रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का ये फॉर्मेट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाता है, बट ये ट्रेडिंग अकाउंट का ही फॉर्मेट है, क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठी बनाते हैं। बट मैं फिर भी आपको सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताने जा रही हूँ। उसके बाद कंबाइन में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंबाइन करके फिर आपको वो सारा बताऊंगी। तो जिसके अंदर सबसे पहला आता है बाय नेट सेल्स। ये एक फॉर्मेट है जिसको आपको फॉलो करना होगा, इसके स्टेप्स जो हैं तो वो फॉलो करेंगे तभी आपका क्वेश्चन निकलेगा, ऊपर नीचे स्टेटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे पहले नंबर पे आपकी बाय नेट सेल की बारी आती है। नेट सेल का फॉर्मूला होता है, अगर आप बेसिक टर्म्स में अभी आपने करा है, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो टोटल सेल में क्या क्या होता है, दैट मीन्स कैश प्लस क्रेडिट होता है। तो इनको मिला के इसकी अमाउंट आप यहाँ लिख लेंगे। एक बार दोबारा बोलती हूँ मैं, टोटल सेल सबसे पहले फाइंड आउट करनी है, कैश और क्रेडिट दोनों को फाइंड आउट करना है, उनकी अमाउंट अंदर की तरफ नोट करनी है। इसके बाद आपका सेल्स रिटर्न आता है, तो इसको भी आपने अंदर की तरफ रखना है, और इसको माइनस करने के बाद अमाउंट आपने बाहर निकाल देनी है। बट समटाइम आपको सेल्स रिटर्न गिवन नहीं होगा, तो दैट में यही अमाउंट आपकी बाहर की तरफ आ जाएगी। तो दैट डिपेंड्स कि वहाँ डाटा क्या गिवन है। इसके बाद बारी आती है बाय स्क्रैप सेल। स्क्रैप सेल आपको एज इट इज क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, तो दैट मीन्स जो आपके स्क्रैप के अंदर सामान बिका है ये वो है। और कई बार क्या होता है, स्टॉक में सामान पड़ा पड़ा खराब हो जाता है तो मार्केट में इसको बेच दिया जाता है, तो इसीलिए उसको स्क्रैप सेल बोलते हैं। तो ये आपका अमाउंट आ जाएगी। ये बहुत कम देखने को मिलेगी, आपको 1 या 2 क्वेश्चन के अंदर ही देखने को मिलती है ना। उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर प्रूडियंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एक रूल लगता है कि आपने वहाँ पे क्वेश्चन में देखना है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस अगर दोनों गिवन है तो आप उनमें से जो वैल्यू लेस है वो कंसीडर करेंगे। याद रखना है आपने, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस विल बी कंसीडर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट वाइल प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये आपने अमाउंट यहाँ पे नोट करनी है। उसके बाद आप डेबिट तरफ आते हैं। ये फिर से मैं बोल रही हूँ, सीक्वेंस नहीं तोड़ना है। सबसे पहले बारी ऑन द क्रेडिट साइड किसकी आती है, बाय नेट सेल की, फिर स्क्रैप सेल की, बाय क्लोजिंग स्टॉक की। अगर स्क्रैप सेल गिवन नहीं है तो आप इसको कंसीडर मत करिए और लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है।
तो उसके बाद चलते हैं ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड में सबसे पहले बारी आती है ओपनिंग स्टॉक की। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर नेट परचेजेस फाइंड आउट करनी है। बट ये भी आप देखेंगे यहाँ पे कुछ आइटम लेस हो रही हैं ज़्यादातर, तो उसको आपने ध्यान रखना है। तो कौन सी सबसे पहले आप फाइंड आउट करिए क्वेश्चन में टोटल परचेजेस। वो कैसे करेंगे, कैश प्लस क्रेडिट और अमाउंट आप अंदर की तरफ नोट कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में और कोई ये वाली जो चीज़ें हैं नहीं मिलती हैं तो आप यही अमाउंट आपकी बाहर निकाल देंगे, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है ये वाली चीज़ें। बट अगर मिलती हैं तो आपको इसको नोट करना है, तो दैट मीन लेस करना है। अगर परचेज रिटर्न्स आपको गिवन है, जिसको आप रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, तो उसका अमाउंट नोट करिए, लेस करनी है। ड्राइंग, अगर ड्राइंग आउट ऑफ परचेजेस हो, ड्राइंग आउट ऑफ स्टॉक हो, तो ये वो वाली ड्राइंग है, ये कैश वाली ड्राइंग नहीं है। तो ध्यान रखना, आपने एंट्री बनाई है इसकी ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड। मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, अगर आपको याद होगा, है ना। तो ये वही वाली ड्राइंग्स आती हैं, ये आपके यहाँ पे यही वाली अमाउंट लेस होती है। इन सब का लिंक का जो जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, इसका आफ्टर फैक्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर पढ़ने वाला है, राइट। तो ये आपकी ड्राइंग वो है, सैम्पल एक्सपेंसेस। ये भी आपको याद होगा 11th के अंदर, मतलब आपने जर्नल जब बनाया था तब आपने एंट्री बनाई थी सैम्पल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। तो ये वो वाला सैम्पल एक्सपेंस है। उस तरह से डोनेशन और चैरिटी के लिए भी आपने कुछ गुड्स दी थी, तो वो ये वाली अमाउंट यहाँ से लेस कर देनी है। तो लेस करने के बाद ये आपने अमाउंट सारी बाहर निकालनी है। इनमें से ये नहीं कि सारी आइटम आपको वहाँ क्वेश्चन में अवेलेबल हो, एक या दो आइटम आपको अवेलेबल हो सकती है। देन उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर मैं आपको अभी डिटेल में बाद में समझाती हूँ कि कौन कौन से एक्सपेंसेस को आपने डायरेक्ट एक्सपेंस मानना है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। रीजन बीइंग, अगर आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को नहीं समझा फिर आप क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके यहाँ पे आते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर चले जाते हैं। तो जब तक बच्चे को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का डिस्टिंक्शन नहीं पता होगा तब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर करता भी है तो आंसर कई बार गलत आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले इसको डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एक स्पेशल अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए, अब हमने ये सब कुछ एंटर कर लिया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहली बारी आती है ओपनिंग स्टॉक की, दूसरे नंबर पे नेट परचेजेस, तीसरे नंबर पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फोर्थ नंबर पे आपकी आती है ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रॉस लॉस आएगा, जैसे आप पिछले लेजर अकाउंट बंद करते थे तो बाय बैलेंस कैरेड डाउन या टू बैलेंस कैरेड डाउन वेयर एवर द बैलेंसिंग फिगर इज कमिंग। तो ये वही चीज़ है कि बैलेंसिंग फिगर का नाम चेंज करके यहाँ पे उन्होंने कर दिया, अगर बैलेंसिंग फिगर आई ऑन द क्रेडिट साइड तो आपका ग्रॉस लॉस होगा, अगर बैलेंसिंग फिगर आई डेबिट साइड तो वो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको आगे अल्टीमेटली जाके ट्रांसफर करना है आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बना के आपको दिखाऊंगी। तो ये आपका फॉर्मेट है जिसको आपने फॉलो करना है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, दैट इज द डायरेक्ट एक्सपेंस। सबसे पहले समझिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या हैं। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे या गुड्स की परचेजिंग के टाइम पे जो भी खर्चा आपका इंकर्ड होता है या प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी खर्चा आपका होता है तो उनको हम क्या मानते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये देखिए, दीज आर द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स और द रॉ मटेरियल परचेज टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। दैट मीन प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो आपके यहाँ पे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, तो ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ी सी मैंने यहाँ पे लिखा है कैरेज। अगर वर्ड कैरेज लिखा है या फ्रेट लिखा है या कैरेज इनवर्ड लिखा है तो ये आपका कौन सा एक्सपेंस होगा, ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम बन जाएगा, दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस। बट अगर आपको कैरेज आउटवर्ड लिखा गया है तो ये इनडायरेक्ट बन जाता है। याद रखिए, कैरेज आउटवर्ड वर्ड डोनेट और इसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्ट है मेरा एक्सपेंस और कौन सा इनडायरेक्ट है, राइट। उसके बाद अगर वेजेस वर्ड लिखा है तो वो दैट मीन्स प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया, लेबर को देते हैं ना वेजेस, तो वो आपका क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट का। बट अगर सैलरीज वर्ड लिखा है वहाँ पे तो दैट मीन्स वो एक परमानेंट स्टाफ को दी जाती है, तो ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को तो मैंने शो किया ही है, साथ साथ में मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि अगर इस तरह के वर्डिंग साइमल्टेनियसली नजर आते हैं तो आपने इसको कहाँ लेके जाना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा डायरेक्ट माने कौन सा इनडायरेक्ट माने। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको डायरेक्ट और थोड़े से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जहाँ पे कन्फ्यूजन अराइज होती है वो भी साथ साथ में मैं बता रही हूँ।
ठीक है। बाकी जो पूरे एक्सपेंसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे ना। उसके बाद थर्ड आपके आता है पावर और इलेक्ट्रिसिटी, अगर लिखा है, क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे होते हैं। देन कंज्यूमेबल स्टोर्स है, जैसे इंजन ऑयल लग गया, मशीनरी के साथ रिलेटेड हो गया, कॉटन वेस्ट है, या सोप, सॉफ्ट सोप है, या ऑयल ग्रीस है, देन वेस्ट है, ये सारे के सारे क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, या प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस है, जैसे इसका मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है कि ये सारे इधर ही आते हैं। देन फैक्ट्री, जब वर्ड फैक्ट्री लगता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब किसी एक्सपेंस के साथ वर्ड फैक्ट्री लग जाए तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। तो इसीलिए फैक्ट्री लाइटनिंग हो गया, फैक्ट्री रेंट हो गया, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे। बट अगर ओनली रेंट लिखा है तो ये कहाँ चला जाएगा, या ओनली लाइटनिंग लिखा है तो ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। फैक्ट्री वर्ड अगर किसी भी एक्सपेंस के साथ लगा है तो वो कौन सा खर्चा माना जाता है, डायरेक्ट, याद रखिए। नाउ डॉक चार्जेस हैं, मतलब आपने सामान रॉ मटेरियल खरीदा है, बाहर से लेके आ रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आपका कहाँ चला गया, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ गया। इस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी है या कस्टम ड्यूटी है, ये आपका क्या एक्सपेंस माना जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। उसी के साथ रॉयल्टीज है तो ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये थोड़ा सा आपको इसको लर्न करना होगा, और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ज़रूर पूछिए, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। अभी मैंने फॉर्मेट समझाया, फॉर्मेट को हम लोग क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं ये सारा डाटा इन्वॉल्व है, ये सारा राइट, ये सारा क्वेश्चन है आपका। इसके अंदर आपको बनाना क्या है, प्रिपेयर करिए ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट ये देखिए, सबसे पहले एक एक करके आइटम हम यहाँ पे लेके जाते हैं। कैश परचेजेस गिवन है, क्रेडिट परचेजेस, इससे आपको क्या मिल जाएगा, नेट परचेजेस, है ना। तो नेट परचेजेस में मिलने से पहले हमें फॉर्मेट में देखना है कि क्या ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन के अंदर है। तो ये देखिए, चेक करते हैं, ओपनिंग स्टॉक आपका ये रहा, है ना। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक है, सबसे पहले आप उसी को नोट करिए, ये नोट हो गया। देन उसके बाद बारी आती है परचेजेस की, तो कैश प्लस क्रेडिट परचेजेस दोनों ही यहाँ से उतार के आप यहाँ ले जाएंगे और टोटल करेंगे, और साथ में रिटर्न्स आउटवर्ड ढूंढिए क्वेश्चन के अंदर कहाँ है। ये देखिए रिटर्न आउटवर्ड, ये रहा, ये आपका चला जाएगा यहाँ पे, और लेस करके अमाउंट आपकी यहाँ आ गई। तो ये आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्वेश्चन के अंदर ढूंढने हैं कि क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है। अगर गिवन है तो हमें इसको यहाँ नोट करना है। तो चलिए ढूंढते हैं। अगर देखिए यहाँ पे अगर सारे जितने भी आपके एक्सपेंसेस चल रहे हैं, ये फ्रेट है, ये देखा नज़र आ गया, फ्रेट के साथ इनवर्ड वर्ड है। अभी मैंने समझाया पिछली स्लाइड के अंदर कि अगर कोई इनवर्ड किसी एक्सपेंस के साथ इनवर्ड वर्ड आ गया तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, ये आपका आ गया। कैरेज इनवर्ड है, ये भी आपका आ गया। वेजेस एंड सैलरीज हैं, देखो यहाँ पे वर्ड वेजेस पहले है तो इसीलिए वेजेस अगर वर्ड पहले है तो डायरेक्ट है, अगर सैलरीज वर्ड पहले आ गया तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम बन जाएगा। बट अब ये वाला वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको यहाँ पे नीचे उतार लेना है आपने। चलिए, ये आपका डेबिट वाला पार्ट तो हमने विद सीक्वेंस के साथ नीचे उतार लिया। अब चलते हैं जरा क्रेडिट की तरफ। सब क्रेडिट में सबसे पहले अमाउंट आती है सेल्स की। तो क्वेश्चन में ये देखिए कैश प्लस क्रेडिट, ये देखिए गिवन है, ये देखिए यहाँ पे नीचे आ गया, ये टोटल करेंगे इसका, और ये आ गया 12,60,000, ठीक है। देन लेस करेंगे रिटर्न्स इनवर्ड, ये पढ़िए रिटर्न्स इनवर्ड जी, ये देखिए ये करके, और इसको बाहर की तरफ हमने निकाल लिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और ये आपकी इन्फॉर्मेशन है 80,000 कॉस्ट प्राइस है, और मार्केट वैल्यू आपकी कितनी 84,000। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस विल बी कंसीडर्ड। तो दैट मीन्स 84,000 यहाँ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। अभी आपका तैयार है ट्रेडिंग अकाउंट। अब आपने क्या करना है, इसको बंद करना है, इसका टोटल करेंगे। आपका टोटल अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है 13,24,000, उसमें से ये सारी अमाउंट आपने माइनस कर देनी है। तो आपका बैलेंसिंग फिगर अपेयर होगा 1,24,000, ये आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस तरह से ये आपका 3 to 4 मार्क्स की रेंज का क्वेश्चन कवर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं हम इससे रिलेटेड। अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो इसमें ये फॉर्मूला थोड़ा सा लगेगा, ये फॉर्मूला है भी इंपॉर्टेंट, ये +2 के अंदर भी बहुत आता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर एडजस्टेड परचेजेस है तो आपका फॉर्मूला बनता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस द क्लोजिंग स्टॉक, राइट।
और अगर एडजस्टेड परचेजेस क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो ना आपने क्वेश्चन, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं ना, तो उसमें दैट मीन्स ये ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी एडेड है, नेट परचेजेस ऑलरेडी एडेड है और माइनस करके ऑलरेडी दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो इसीलिए ना तो क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक लेंगे, ना नेट परचेजेस लेंगे, ना ही क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। तो ये देखिए आपको समझाने के लिए मैंने इसके साथ एक क्वेश्चन भी ऐड किया है। ये देखिए क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड परचेजेस दिया है तो इसको एज इट इज़ यहाँ उतार लिया। तो ना तो यहाँ क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है, चेक करो, ना तो ओपनिंग है, ना ही नेट परचेजेस है, ना ही क्लोजिंग स्टॉक। ये देखिए इस तरफ खाली चल रहा है ये, है ना, तो ये नहीं लेना। उसके बाद सिर्फ आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढेंगे क्वेश्चन में। ये कैरेज इनवर्ड पड़ा है तो ये आपने नोट करिए। उसके बाद वेजेस चल रही हैं वो आपकी आ जाएंगी। कैरेज आउटवर्ड कंसीडर नहीं करना क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सेल्स को नोटिस करिए। अब क्रेडिट साइड चलते हैं, सेल देखते हैं 12,50,000, इसको नोट कर लिया तो ये आपका हो गया। इसके बाद आप इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालिए। बैलेंसिंग फिगर आपकी आ गई 1,30,000, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। बैलेंसिंग फिगर जैसे सिंपल एक लेजर अकाउंट को बंद करके आप निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। तो ये एडजस्टेड परचेजेस के ऊपर आपका क्वेश्चन हो गया। अब कुछ और फार्मूलाज हैं जिसको आपको यहाँ पे क्रैम करना होगा और ये आपके +2 के अंदर भी काम आएंगे। साथ ही साथ में इसके ऊपर 3 to 4 मार्क्स की रेंज का क्वेश्चन भी आता है। तो ये फार्मूला कौन से हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपकी पूरी ग्रेजुएशन तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा ये। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, COGS दैट मीन्स कॉग्स भी बोला जाता है, या फिर कॉस्ट प्राइस भी बोला जाता है। तो इन तीनों का सेम ही मीनिंग है। तो तीनों के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये बोलना नहीं है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अभी मैंने पीछे एक एडजस्टेड परचेजेस वाला फॉर्मूला करवाया था, मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ यहीं पे। तो उसके अंदर अगर आपने देखा होगा तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं थे, सिर्फ इतना दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके बना था। बट अगर यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बीच में डाल देते हैं तो वो फॉर्मूला किसका बन जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो इसलिए समझ के याद करिए। देन उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है ग्रॉस प्रॉफिट। छोटी क्लासेस के अंदर भी ये फॉर्मूला करते थे, आपको याद होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, याद करते थे। तो ये वही है। तो दैट मीन यहाँ पे प्रॉफिट का क्या बना दिया, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स ओनली का क्या बना दिया, नेट सेल, कॉस्ट प्राइस का क्या बना दिया, COGS। तो इस तरह से ये वही सेम फॉर्मूला है। बट एक बार और आपको पूछूंगी, दैट मीन्स यहाँ पे COGS का एक और फॉर्मूला बना, तो वो कौन सा फॉर्मूला है, COGS का फॉर्मूला क्या बना, नेट सेल माइनस द ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसी के साथ एक और फॉर्मूला बनता है और करके, दैट मीन्स नेट सेल माइनस द एडजस्टेड परचेजेस प्लस द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये वाला फॉर्मूला कहाँ से बना, ये देखिए COGS, इससे, एम आई राइट, क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला मैंने अभी करवाया, वो क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस माइनस द क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपका एडजस्टेड परचेजेस प्लस इसमें कर दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये आपका ये भी फॉर्मूला बन जाता है। और उसी के साथ अगर ग्रॉस लॉस देखते हैं तो ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, रिवर्स कर दीजिए ऊपर वाला फॉर्मूला को। तो दैट मीन्स आपका फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, दैट इज ग्रॉस लॉस माइनस द COGS, ग्रॉस लॉस दैट इज इक्वल टू COGS माइनस द ग्रॉस लॉस। दिस इज योर फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड छोटे से 2-3 क्वेश्चन करते हैं। अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जो 3 to 4 मार्क्स की रेंज का आता है। इसमें सबसे पहले पूछा क्या जा रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सबसे पहले आप देखिए, पीछे हमने फॉर्मूला अभी मैंने बताया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस देन कैरेज ऑन परचेजेस दैट इज द डायरेक्ट एक्सपेंस, तो माइनस द क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसी को लेंगे। तो सबसे पहले ढूंढते हैं जी ओपनिंग स्टॉक, ये रहा, तो ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद परचेजेस ढूंढते हैं, ये रही। देन उसके बाद कमीशन आ गया। देन उसके बाद माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा। ये इस तरह से आपका आ गया और इन्फॉर्मेशन आपकी कितनी आ गई, दैट मीन्स अमाउंट कितनी आ गई, 54,000, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमने ढूंढ लिया। अब हमने ढूंढना क्या है, सेकेंड आइटम, दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, अभी पीछे हमने किया, दैट इज नेट सेल्स माइनस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो ये आपकी 90,000 चल रही है, ये हमने ले ली। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो अभी हमने कैलकुलेट किया, तो वो माइनस कर दीजिए, आपका 36,000 क्या आ गया, दैट इज योर
ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, एक चीज़ और, हमने यहाँ पे कैरेज ऑन सेल नहीं लिया, क्योंकि सेल से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। हमने सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे यहाँ पे कंसिडर करने हैं, दैट इज ओनली द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये नीचे एक नोट भी चल रहा है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, बिकॉज दिस इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया, क्लोजिंग स्टॉक। साथ में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, सेल दे रखी है, कैरेज इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, देन नेट ग्रॉस प्रॉफिट है, देन उसके बाद परचेजेस भी हैं, परचेजेस रिटर्न भी है। तो इस केस में सबसे पहले अगर डाटा चेक करें तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 2 फॉर्मूले लगते थे, तो हम पहले वाला यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसी के अंदर मिल जाएगा, राइट। तो इसीलिए सबसे पहले जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। दैट मीन्स उसका फॉर्मूला था नेट सेल माइनस द ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल कैसे निकालेंगे, ये आपको पता है, टोटल सेल माइनस द सेल्स रिटर्न। तो सबसे पहले हम सेल्स लेते हैं, ये देखिए 48,000 माइनस इसमें सेल्स रिटर्न कर देंगे, तो इसलिए यह नेट सेल का लगाया गया है, दैट इज फॉर्मूला करके यहाँ पे ये आपका अमाउंट आ गया कितना, 45,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये 45,000 फिल किया जा रहा है इसको फाइंड आउट करने के लिए, और ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है, ये देखिए, तो ये हमने फिल किया, दैट इज 18,000, और 27,000 आपका क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक दूसरा फॉर्मूला जो है वो भी लगाएंगे, सो दैट वहाँ से क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट कर सके। उसका फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस द क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो ये अगर देखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, ये देखिए, ये हमने 15,000 यहाँ पे ले गए, जस्ट वेट, यहाँ पे 15,000 ये आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया 30,000, दैट इज परचेजेस, और परचेजेस ये रही, ये हम ले गए यहाँ पे। देन परचेजेस रिटर्न ढूंढ लेते हैं जी, परचेज रिटर्न आपकी 2700 ये रही, तो ये आपकी लेस होगी क्योंकि नेट परचेजेस फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद हमारे पास कैरेज इनवर्ड पड़ा है 3,000 का, तो ये हमने ले लिया। उसके बाद हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक, तो वो है नहीं, वो तो ढूंढना, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, राइट। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी अमाउंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, यही अमाउंट उठा के हमने यहाँ पे डाल दी। अब ऐड लेस करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 18,300, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आ गया। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जिसके अंदर ये समटाइम कॉस्ट प्राइस के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स की रेंज के, फिर से मैं बोलूँगी। तो जिसके अंदर आपको अगर देखेंगे क्या गिवन है, नेट सेल गिवन है, कितनी गिवन है, दैट इज़ 9 लाख, राइट। इफ़ ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे दिया 25% ऑन कॉस्ट दिया है, याद रखिए, कॉस्ट प्राइस, बट कॉस्ट प्राइस तो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, वो तो फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए कॉस्ट प्राइस को ले लेते हैं एक्स, और हमेशा वो छोटी क्लासेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। आपको याद होगा अभी पीछे भी मैंने करा था, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो भी आपको ठीक लगे। तो यह उसी को ही मॉडिफाई करके ये वाला फॉर्मूला तैयार किया गया है। अब इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे, इसको तो ले लिया हमने एक्स, ये चला गया इधर, 9 लाख आपका आ गया, सेलिंग प्राइस की वैल्यू फिल कर दी। और उसके बाद जो 25% ऑन कॉस्ट है, तो दैट इज 25/100, क्योंकि 25/100 कैसे आया, 25% दैट इज इक्वल टू 25/100 होता है। तो इसीलिए 25% ऑन द कॉस्ट है, कॉस्ट को तो हमने एक्स ले लिया था, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 + 1/4 आ गया, दैट इज एक्स, और बाहर की तरफ x निकालेंगे और इसको 9 लाख एज इट इज़। देन उसके बाद 5/4 x, और x का सोल्यूशन निकाल लेंगे जैसे नॉर्मल वैसे छोटी क्लासेस के अंदर करते थे, ये वही है। तो x की वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आप देख रहे हैं ये आ गई 7,20,000। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, ये याद रखिए, ये आपका 12th के अंदर भी काम आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 3 मार्क्स की रेंज का 11th के अंदर डाला भी जाता है। तो ये आप अगर देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको ट्रेडिंग अकाउंट और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कुछ करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।